नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हुए चलेंगे और ये सारे क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस आप सभी के लिए रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी आने वाला एग्जाम है, एस्टेट का एग्जाम होने वाला है। उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चन जो वो आपके मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे। उसके साथ ही ग्रुप सी का जो आपका पेपर हुआ आपने अभी देखा होगा सीईटी के अंदर, उसके बाद जो ग्रुप डी का पेपर होगा पैटर्न लगभग सेम है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि उसके अंदर भी आपका सेमी क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि 15 प्लस में 15 क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो अभी जो पेपर हुआ ग्रुप सी का वो ग्रेजुएशन लेवल था, ग्रुप डी का 10वीं लेवल था, तो इससे थोड़ा लेवल जो इसके अंदर कम रहेगा, लेकिन हम अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। उसके साथ ही एसएससी जीडी जिसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, अगर कोई भी इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो अप्लाई करके देख सकते हैं। और इसमें भी जो वेटेज रहेगा वो लगभग 50% वेटेज जो है वो रहने वाला है ओवरऑल पेपर के अंदर मैथ और रीजनिंग का। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और क्लास के बारे में पूरी देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी, क्या हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की, ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से दिमाग के अंदर सेट हो जाए। तो यहां पर देखो इसने क्या बोला, कोई धन 8 वर्ष में 8 वर्ष के अंदर स्वयं का दोगुना हो जाएगा। मान लो वो रुपया 1 रुपया था, उसका धन 1 से दोगुना हो गया, यानी कि वो 2 रुपया वो धन हो गया। टाइम कितने लगे, 8 वर्ष उसके अंदर। ठीक है, यानी कि ये आपका था प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल, और ये आपका बन जाएगा अमाउंट। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो ये मूलधन, ये आपका मिश्र धन। यहां से अगर आप निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना मिलेगा, ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 1 रुपये यहां से आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अब आगे इसने पूछा इसकी रेट बतानी है, तो रेट बताने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का आप सभी जानते हैं एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। यहां से हम निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना 1, ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी 100, नीचे आपका कौन सा प्रिंसिपल और टाइम ये यहां पर नीचे आ जाएंगे, यानी कि 1 इंटू में 8। रेट आपका इधर ही रहेगा जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आपका कितना, तो 25/2 आ जाएगा, 4 से कट करोगे यानी कि 12 सही 1/2% इस क्वेश्चन का जो है वो रहने वाला है राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था हमने वैसे वैसे वैल्यू पुट करी और हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। और इसी तरह से आप सभी को करना है। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट का कोड आपके सामने दिया गया 58 है, उसी तरह से एंगर का कोड जो है वो क्या बनने वाला है। तो यहां से हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि नाइट से 58 कैसे बना। नाइट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एन आपका 14 पर आता है, आई 9 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, टी 20 यानी कि टी आ गया 20 पर। यहां से जब मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना बनेगा, 7 और 8 15, 15 और 20 कितना, ये 35, इधर आपका कितना 23। तो 35 और 23 अगर मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा 58, 58। मतलब मुझे समझ आ गया नाइट का जो कोड बनाया गया है वो बनाया गया है इन सभी के डिजिट को ऐड करके। उसी तरह से मैं ऐड कर दूंगा एंगर का, एन जो ए है वो 1 पर, प्लस में 14, प्लस में जी 7 पर, ई 5 पर, आर एस टी यानी कि आ जाएगा 18 पे। इसको जब मैं ऐड करूंगा कितना, 14 और 1 15, 15 और 5 20, 20 तो ये बना, 18 और 7 कितना 25 ये बना, यानी कि 20 और 25 मिलकर जो बनेंगे वो बनेंगे 45। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो रहेगा राइट आंसर। तो कोशिश ये करना अभी के लिए कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सा डिजिट यानी कि कौन सा लेटर है उसका डिजिट क्या है, वो किस नंबर पे आता है, ये चीजें भी हम याद करेंगे अच्छी तरह से। जैसे T20 पर होता है, ठीक है जी, जी अब मैं इस तरह से बनाऊंगा तो आप एक चीज देखोगे, जी के अंदर ये 7 बन रहा है, ये बन रहा है ना यहाँ पे ये, तो इसका मतलब जी आपका कितने पर आता है, 7 पे। वहीं पे अगर मैं आई की बात करूं तो आई हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो आई आपका आता है 9 पर। इस तरह से एक ट्रिक के साथ हम ये चीजें याद करेंगे। एक दिन स्पेशली अल्फाबेट के ऊपर क्लास करने वाले हैं, तो उससे अच्छी तरह से हमें ये चीजें याद रहने वाली है। नेक्स्ट, निम्न संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात है जिनके पहले कोई सम संख्या है। 7 के पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब ये यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि यहां पर दिया गया कि कितने ऐसे सात है जिनके पहले सम संख्या है और बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब बाद में भी एक सम संख्या है, तो वो हमें बताना है। तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले 7 दे रखा, तो ये तो नहीं है, दोनों ही विषम संख्या है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले विषम संख्या है, इसके बाद 6 7 5 बाद में विषम संख्या जो कि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक, हाँ ये देखो ये एक तो ये बनने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो ये भी नहीं बनेगा, और 2 7 6 एक ये बनेगा। टोटल इसके अंदर देखोगे तो 2 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनमें 7 से पहले सम संख्या है और बाद में विषम संख्या नहीं है, मतलब बाद में भी एक सम संख्या रहने वाली है। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति जो है वो 400 आम के क्रय मूल्य 320 रुपए में 320 आम बेच देता है 400 के क्रय मूल्य पर, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो बताने हमें क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमें वैसे वैसे चीजें लिखनी है। क्रय मूल्य का मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, वो चीजें कितने रुपए की उसको आई थी, यानी कि जो 400 रुपए की उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था। कॉस्ट प्राइस का मतलब वो चीजें कितने की आई थी, एक चीज कितने की आई थी उस अकॉर्डिंग, यानी कि हम ये मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि 400 चीजें हैं तो उसको मान लेता हूं उसका सीपी जो है वो 1 रुपया है, तो उसको 1 से गुणा करेंगे तभी तो टोटल रुपए बनेंगे उसके। उसी तरह से 400 गुणा में सीपी इज इक्वल टू उसने क्या किया, 320 आम बेच दिए उतने रुपए में, यानी कि 320 का सेलिंग प्राइस, यानी कि एक का सेलिंग प्राइस करेंगे तो इंटू में 320 का सेलिंग प्राइस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी टोटल। और यही क्वेश्चन में दे रखा है 400 का सेलिंग प्राइस, यानी 400 वस्तु जितने में खरीदी उतने में 320 आम उसने बेच दिए। यानी कि इनको जब हम बराबर करेंगे, यहां से सीपी ये है, एसपी को इधर नीचे ले आऊंगा और इसको कंफ्यूज मत होना, ये क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, यानी कि ये ऊपर वाला खरीद मूल्य, नीचे वाला बेच वाला जो मूल्य है वो रहेगा। इधर 320 था, नीचे आपका 400 था, यानी कि मैं निकालूंगा 8 चौके 32, 8 पंजू 40। देखो यहां पर सीपी के सामने कितना आया, हमारा क्रय मूल्य के सामने आई 4, सेलिंग प्राइस के सामने आई 5, यानी कि वो चीज उसने खरीदी थी 4 रुपए की और बेच दी उसने 5 रुपए की। अब ये यहां पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू पूछ रखी है ना वो परसेंटेज के अंदर पूछ रखी है। इसका मतलब हमारा काम इतने से चल जाएगा और हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो यहां पर दिया गया 4 रुपए की चीज थी, 5 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकाला जाता है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जबकि बोला ना जाए क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहां पर मैं निकालूंगा 1 और 1 के अंदर अगर आप निकालोगे कॉस्ट प्राइस बटे में 4 इंटू में आपका 100, तो यहां पर आपका कितना बनेगा 25%। इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। 25% का मतलब अपना जो राइट आंसर बनेगा, फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है, जबकि क्वेश्चन के अंदर ना दिया हो। कई बार क्या क्वेश्चन में दिया होता है कि ये जो प्रॉफिट है वो उसका विक्रय मूल्य पर उसका इतना प्रॉफिट है, तो वो चीजें कई बार ध्यान रखने वाली होती है। तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आपके सामने ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी ए जो है एक काम को कितने दिन के अंदर करता है, 24 दिन के अंदर एक काम को कर लेता है ए। और बी की कार्य क्षमता, बी की कैपेसिटी जो एफिशिएंसी दे रखी है ए से 60% अधिक है। 60% का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 60/100, यानी कि क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि कोई एफिशिएंसी 5 है उससे 3 अधिक हो जाएगी, यानी कि 8। यानी कि अगर इसने बोल रखा है कि बी की एफिशिएंसी ए से कितना अधिक है 60%, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और ए की एफिशिएंसी कितनी 5 हो जाएगी। देखो ए की एफिशिएंसी 5 है, टोटल 24 दिन उसने काम किया, यानी टोटल काम हो जाएगा कितना 120 काम, और वही 120 काम करवाना है किससे, उसी काम को बी कितने दिन लगेगा, तो 120 बटा में 8 कर देंगे तो कितना 8 एकम 8, 8 पंजू 40, टोटल दिन लगने वाले हैं 15 दिन उसके उस काम के लिए। यानी कि अगर हम इसको इस तरह से करें ए और बी, ए जो है वो काम करता है 24 दिन के अंदर, बी का हमें निकालना है, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद ए की एफिशिएंसी हमें पता है 5 है, बी की 8 है, तो 24 पंजे 120 काम। उसी तरह से आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 दिन जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहने वाला है। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % ज्यादा होगा। देखो अगर वर्ग की आप सभी जानते हैं, वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई आप सभी के बराबर होती है ए और ए, आयत जब बना तो यानी कि उसकी ए और बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी। और उसका एरिया कितना होता है, अगर मैं वर्ग की बात करूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई इसकी एरिया होता है। ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहां पर देखो इसने क्या बोला है कि लंबाई को 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ा दिया का मतलब 30% को मैं लिख सकता हूं 30 बटा में 100, यानी कि 3 बटा में 10 इसको लिख सकता हूं। इसका मतलब जो लंबाई पहले 10 थी वो कितनी हो गई, अभी 3 बढ़ गई, तो टोटल कितनी 13 जो है अभी वर्तमान में लंबाई हो जाती है। उसी तरह से 20% उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया। 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंट हटाने के लिए नीचे लगा दूंगा 100, यानी कि आपका कितना, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/5 इसको लिख दो, ठीक है, यानी कि जो लंबाई चौड़ाई पहले 5 थी अभी कितनी हो गई 6 हो गई। अब हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा कैसे, देखो यहां पर ऊपर कितना है 10, यहां पर कितना है 13, यहां पर आपकी कितनी 5 और यहां पर कितनी 6, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, सॉरी ये आपकी क्या, ये लंबाई है और ये आपकी कौन सी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो लंबाई और चौड़ाई अगर मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में दोनों बराबर होती है, इसलिए इन दोनों को यहां पर बराबर करना पड़ेगा। इसको 10 कर देंगे, इसको 12 कर देंगे, है ना,
तभी तो लंबाई चौड़ाई वर्ग के बराबर होगी। अब यहाँ पर इनकी गुणा कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुणा 10 कर देंगे 100, और आयत जो बना 13 और 12, इसका जब मैं गुणा करूंगा 12 3 36, 3 12 और 3 15, 156। यानी कि जो पहले वैल्यू 100 थी वो अभी वर्तमान में कितनी हो गई, जो पहले एरिया 100 था वो अभी 156 हो गया। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, देखो 56, 100 में 56 बढ़ा, 56 बटा में 100 इंटू में 100, यानी कि ओवरऑल जो बढ़ा 56% जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है और परिधि उसकी c है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको हम किस तरह से करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृत्त। एक सर्कल की जब बात की जाती है, सर्कल का एरिया अगर हमें निकालना होता है, एरिया हम निकालते हैं किससे, पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, वहीं पर उसकी सरकमफेरेंस जो निकालते हैं, यानी उसकी परिधि जिसको सरकमफेरेंस बोला जाता है, वो आपकी किस तरह से निकलेगी, उसका आपका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले बनते हैं आपके वृत्त से जुड़े हुए। अब इसने क्या बोला है यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या उसकी r है और परिधि c जो है वो आपके सामने दे रखी है, ये हो जाएगी। यहां से अगर मैं बनाऊं इसके अंदर, तो एरिया में यहाँ पर इसने दे रखा है a है। ठीक है, जो सरकमफेरेंस उसकी c है। यहां से आप एक चीज करो, पाई जो है, पाई दोनों में कॉमन है ना, तो पाई को एक साइड ले आओ, पाई इज इक्वल टू ऊपर वाला हो जाएगा a बटा में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से नीचे वाले में अगर मैं करूंगा, पाई इज इक्वल टू c बटा में 2r, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की दोनों इक्वेशन किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, तो दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। और मैं जैसे ही मैंने इसको बराबर रखा तो आप एक चीज देखोगे, a बटा में आर स्क्वायर इज इक्वल टू c बटा में 2r, r से एक r कैंसिल, आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी, a के साथ चला गया ऊपर कितना 2a इज इक्वल टू आपका c के साथ आ गया r, तो cr, यानी कि इसको आप देखोगे, देखो cr या r c एक ही बात है, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर ये मान लूं कि जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो इसकी कितनी है, 1 है। रेडियस मैंने 1 मान ली, अगर मैं रेडियस 1 मान लूं तो यहां से इसका एरिया जो है वो कितना बनेगा, पाई इसका एरिया बनेगा, क्योंकि पाई इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। वहीं पे मैं अगर सरकमफेरेंस इसकी निकालूंगा तो 2 गुणा पाई गुणा 1 निकालूंगा, तो इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 पाई जो है वो बनेगा। ये चीज मुझे पुट करनी है ऑप्शन के अंदर। मैं इस पहले ही ऑप्शन के अंदर इसको पुट करूंगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास 1 है। ठीक है, सी की वैल्यू मेरे पास 2 पाई है, इज इक्वल टू 2 यहां पर ऑलरेडी दे रखा है, एरिया मेरे पास कितना है, पाई है। तो यहां से आप देखोगे पाई से पाई कटा, 2 से 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब जो मेरा आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आप कर लेना जिस भी मेथड से आप करना चाहो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आप सभी को देता हूं, और एक बात और बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन आए, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो इजी क्वेश्चन होता है वो गलत होता है, क्योंकि डिफिकल्ट होता है उसको तो हम एक बार स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन के ऊपर हम अपना टाइम भी लगा देते हैं और उसके बाद वो गलत भी हो जाता है, तो दोनों तरफ से उसके अंदर लॉस होता है। इसीलिए मैथ और रीजनिंग का सबसे अच्छा मेथड जो होता है, उसको करने का कोई ट्रिक इसके लिए काम नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे इजी या डिफिकल्ट, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 5/6, 10/18, 25/36, इनका आपको बताना है एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसे तो हम निकाल लेते हैं, अगर अपने सामने दिया हो 1, 3, 5 इस तरह से दे रखा हो, या 2, 4, 6 दे रखा हो, इसमें हम निकाल लेते हैं, इसमें 1 बनेगा, इसमें 2। लेकिन जब बारी आती है फ्रैक्शन की, यानी कि फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में जिसको भिन्न बोला जाता है, जिसके अंदर एक आपका अंश होता है, एक आपका हर होता है। ठीक है, उसमें किस तरह से निकालते हैं। अगर आपके सामने फ्रैक्शन दे रखी है और आपको पूछा है कि एचसीएफ निकालो, तो हम क्या करते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू का हम निकालते हैं एचसीएफ जो इसने पूछा है, और नीचे वाले का निकालना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का, जब भी फ्रैक्शन के अंदर पूछे, अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, और जो बचेगा वो दूसरा नीचे वाले का निकाल लेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, हमें निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर वाले का हम निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखो ऊपर 5, 10 और 15 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन इसके अंदर क्या है, 5 है, तो बट्टा में, तो इसका मतलब आपका ये भी कट गया और ये भी, 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी कट हो गए। अब हमारे पास 50-50 के अंदर बचे 2 ऑप्शन, 6, 18 और 36। 6, 18 और 36 के अंदर अगर आप देखोगे इनका क्या बनेगा, 36, तो राइट आंसर बनेगा 5/36। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यदि पानी को भोजन बोला जाए, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश बोला जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल किस पर उगेंगे या किस पर बढ़ेंगे। तो फल को देखो, इसने क्या बोला, फल, और फल आपके किस पर उगते हैं, पेड़ पर, तो पेड़ को इसने क्या बोला है, आकाश, तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन इसका। नेक्स्ट बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। यहां पर देखो
अगर यहाँ पर देर है 1, इसका क्या ये 13 का स्क्वायर बनेगा। 13 जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 36 और 13 कितना 49, यानी कि ये बनेगा 7, यानी कि 30 18 प्लस में 7 में अगर करूंगा इसका रूट करूंगा तो कितना बनेगा 30 25, और 30 25 रूट किसका बनता है 55 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर, ठीक है। और वैसे अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे 55 है 45 है, इनका स्क्वायर निकालने की इजी ट्रिक क्या होती है। अगर वैसे तो मैं 50 तक या 30 तक तो स्क्वायर हमें पता ही होना चाहिए, अगर मैं इसकी ट्रिक की अगर बात करूं, देखो 55 का अगर स्क्वायर निकालना है तो लास्ट में 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25, ठीक है। आगे क्या बचा है 5, इस 5 को एक नेक्स्ट डिजिट 5 के बाद क्या आता है 6, तो उसके साथ गुणा कर दो, कितना बनेगा 30, यानी कि 55 का जो स्क्वायर बनने वाला है वो बनेगा 30 25। उसी तरह से 45 का अगर मैं निकालूं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 दिया हुआ, 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या आता है 5, तो 5 के 20, यानी कि 20 25 आता है 45 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं स्क्वायर की। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या बतानी है आपको, क्या हो जाएगी। तो गोले का अगर बात की जाए, हम बात करें कि इसकी स्फीयर की, देखो अगर कोई भी एग्जाम अगर आप उठाकर देखोगे, ये एस्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप सी का जो आपका सीईटी का एग्जाम है उसके अंदर पूछा गया, एसएससी जीडी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जैसे सिलेंडर है, जैसे आपका कोण है, शंकु के क्वेश्चन, जैसे स्फीयर इसके अंदर दे रखा है, तो स्फीयर के ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन होते हैं ना, मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर अगर आप यहां पर निकालोगे तो आपका इसका एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, क्या होता है 4/3 पाई r की 3, ये होता है। दूसरा यहां पर इसने जो बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का अगर आपसे पूछे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। और यही इस क्वेश्चन के अंदर आपको पुट करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। पुट करो इसके अंदर कितना 4 गुणा में पाई आपका कितना 22/7, r स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल टू सरफेस एरिया हमें दे रखा है 616, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा इसके अंदर तो ये कट करो, इसको कितने पर कट होगा 4 पे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, और उसके बाद 22 से गया 7 पर, यानी कि r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणा में 7, यानी कि r की वैल्यू जो आगे वो कितनी 7 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, और यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ 0.7 के ऊपर बार है, तो 0.7 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब होता है 7/9। अब ये होता कैसे है पहले तो मैं वो बताऊंगा, उसके बाद जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने इस तरह का, आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर मैं मान लेता हूं ये 0.7 है, तो मैं ये मान लेता हूं इसकी वैल्यू है x की वैल्यू 0.7 बार है, ठीक है। मैंने इधर भी इस साइड भी 10 से गुणा कर दिया, उस साइड भी 10 से गुणा कर दिया, तो मेरी वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी 10x इज इक्वल टू 7.7 के ऊपर बार, ये बनेगी, ठीक है। अब यहां पर ये वैल्यू आने के बाद मैं क्या करता हूं, इस वाली वैल्यू से ये माइनस कर देता हूं, यानी कि ये वैल्यू इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा यहां पर 9x इज इक्वल टू 7, यानी कि x इज इक्वल टू कितना बना 7/9 जो इसका वैल्यू जो है वो बनेगी, बन गई। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, जब भी आपके सामने बार का क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, बार हटाने के लिए हम नीचे लगाएंगे 9, और कितने 9 लगाने हैं, जितने पॉइंट के बाद आपके डिजिट है, जितने के ऊपर बार है उतने 9 हम नीचे लगाने वाले हैं। जैसे ये 0.7 दे रखा है ना, उसके ऊपर बार, देखो सबसे पहले बार हटाने के लिए हम नीचे लगाएंगे 9, ठीक है, और कितने 9 लगाएंगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद डिजिट कितने है, एक ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/9। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए आपको ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखनी, मैंने सिर्फ आपको बताया कि आया कैसे, आपको बस देखना है। जब बात आ गई 0.7 के ऊपर बार लिख दो 7/9, 6 के ऊपर आ गया तो लिख दो 6/9, माइनस में कर दो 5/9, ये कर दी। अब वैल्यू आपकी आ जाएगी, एलसीएम आ गया 9, ऊपर आ गया 7 और 6 13, 13 में से कितना गया 5, 13 में से 5 गया 8/9 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहने वाला है। सेकंड ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन कर लेंगे। बात मेन ये है, समझ आना चाहिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। और एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, खुद करके जरूर इनको देख लेना। देखो 281 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 18, वैसे तो इसका आप राइट आंसर कर दोगे, गुणनफल में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा। तो यहां पर जब बात आ गई 5 दे रखा है, इसका मतलब लास्ट में आपका 5 आएगा, ये 0 आएगा। जब 5 के 30 कर दिया तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 0 आएगा। ये इकाई का अंक जो दे रखा है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो यूनिट डिजिट का खेल है ना वो कई बार बहुत काम आता है अपने। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, मेरे को अभी इसकी बारे में नहीं पता कि इसका कंप्लीट जो है इसकी वैल्यू क्या बनती है। मैं अंदाजे से ऑप्शन ले लेता हूं, इसकी वैल्यू है आपकी 2 3 4 8, ठीक है, 5 6 7 6, और उसके बाद 3 4 5 0, और 7 8 9
2, ठीक है, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर ली। अब मेरे को ये पता है कि इतनी बड़ी मेरे को कैलकुलेशन करनी है इसकी, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना जब क्वेश्चन आए ना, उसके अंदर ये एक तरह से ये होता है कि टाइम हमारा बच जाता है जब ऑप्शन आपके अलग अलग हो। इसका लास्ट डिजिट देखो सभी में अलग अलग है ना, तो मेरे को कंप्लीट गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट उठाऊंगा और यूनिट डिजिट उठाऊंगा। 8 6 48, 8 बना, 8 5 40, लास्ट में 0, 0 की 0 से करी 0, तो लास्ट में 0 सिर्फ एक के है, तो वो मेरा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताना है नेक्स्ट श्रृंखला के अंदर आपको कौन सा इसके अंदर आने वाला है। देखो जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, यानी कि टी यू वी, यानी कि आपका एस आएगा, यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद 2 4, उसके बाद 6 8 10 12 14 और 16, 16 पर आपका पी, सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो रहेगा राइट आंसर। दिए गए शब्द में आपको ये चयन करना है कि कौन इन तीनों में से अलग है। तो देखो पिस्तौल, तलवार, गन, राइफल, ये तीनों तो एक बनेंगे, ये आपका अलग हो जाएगा तलवार इसका। एक रेलगाड़ी जो है वो 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है तो गुफा की लंबाई जो है वो क्या रहेगी। जब भी टाइम और यानी स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है वो आप सभी जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। किस स्पीड के साथ कितने टाइम में कोई दूरी तय करता है वो आपकी डिस्टेंस यहां से निकल जाती है। और इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो खेल होता है ना, वो टोटली खेल होता है यूनिट का। आपको यूनिट जो है ना वो सेम करनी है, और यूनिट कौन सी करनी है वो उस यूनिट के अंदर चेंज करना है आपको, जो ऑप्शन के अंदर आपको दे रखी है। यानी कि या तो आपको वैल्यू दी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, या आपको मीटर पर सेकंड के अंदर, यानी कि उसमें आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन जिसके अंदर दे रखा है हमें उसी यूनिट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है मीटर ना, तो इसीलिए हमें यूनिट करनी पड़ेगी मीटर में, टाइम करना पड़ेगा सेकंड के अंदर। तो वो करो इसके अंदर। देखो एक ट्रेन जो है वो 700 मीटर लंबी है, ट्रेन की लंबाई जो वो लेंथ कितनी दे रखी है ट्रेन की 700 मीटर, 72 किलोमीटर के हिसाब से वो स्पीड है, स्पीड उसकी कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वो एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है। टाइम उसने लिया कितना, 1 मिनट का टाइम ले लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। किसके अंदर करेंगे, तो देखो इसको करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, और मीटर पर सेकंड के अंदर करने के लिए हम करते हैं 5/18 से गुणा, ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड जो हमारा स्पीड जो है वो बनेगी। जब भी हमें करना पड़े, किलोमीटर से मीटर में जाना पड़े, तो हम गुणा करते हैं 5/18 से, और मीटर से इसके अंदर आते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। यानी कि जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो आपका ऊपर छोटा नंबर आएगा, ठीक है। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे टाइम लिया 1 मिनट का, यानी कि उसने टाइम लिया 60 सेकंड का। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ चुकी है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो दिया हुआ है, एक ट्रेन 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वो एक गुफा को 1 मिनट में पार करती है, अगर मैं यह देखूं कि एक गुफा यहां पर बनी हुई है, एक गुफा को बना लेते हैं इधर, यहां पे एक गुफा मैं यहाँ पे बना लेता हूं, इसके अंदर मान लो ये एक गुफा सी है, इसके अंदर से ट्रेन आ रही है इधर से, ठीक है, यहां से ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन जब आएगी यहाँ पे, तो ये ट्रेन आ रही है इधर से, तो ट्रेन जब यहाँ पर एंट्री करेगी और एग्जिट करेगी। और एग्जिट कब करेगी, जब इसकी जो है एग्जिट कब करेगी, जब इसका यहां पर जो एंड का पॉइंट यहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब एक तो ये इसकी लेंथ को पार कर रही है, दूसरा इसकी खुद की भी लेंथ इसके अंदर कवर हो रही है, ठीक है, तभी ये इसको पार करेगी। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस है 700, प्लस में गुफा की है x इज इक्वल टू आपकी कितनी है, स्पीड कितनी है 20, इंटू में टाइम कितना है 60, यानी कि मैं यहां पर कर दूंगा 1200। तो यहां पर इधर आपका 1200 इधर आपका 700 है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसमें से 700 माइनस कर दो, कितना 500 मीटर। मैंने बिल्कुल आराम से करने की कोशिश की थी ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप इस यूनिट का, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, सिर्फ और सिर्फ इसी एक फॉर्मूले पर बेस है, और सिर्फ एक ही कंसेप्ट इसके अंदर लगना है, वो है यूनिट का। यूनिट आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो आपके सामने दिया गया 24/6/8/5 को ये लिखा गया, देखो 24/6/8/5 को क्या लिखा गया, 3/3/7/7/6, यानी कि 2 का कर दिया 3, 4 का 3, पहले एक बढ़ा दिया, फिर एक घटा दिया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर एक घटा दिया, फिर एक बढ़ा दिया। उसी तरह से 3 का कर दो 4, 5 का कर दो 4, 7 का 8, 9 का 8 और 1 का 2, 4 4 8 8 2, सेकेंड ऑप्शन जो है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट संख्याओं में आपको ये बताना कौन सा इसके साथ मैच होगा। देखो अगर 6 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर आपका 36 है, और 36 में से 1 माइनस कर दिया 35। उसी तरह से अगर आप देखोगे इसका 121 करोगे तभी आप 11 का बनेगा, इसका मतलब 11 का इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। निम्न श्रृंखला में से आपको अगला पद बताना है कौन सा होगा, 10 12 16 24 40। देखो सबसे पहले कितना बढ़ाया 2, उसके बाद कितना 4, उसके बाद कितना 8,
उसके बाद कितना 16, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 32, क्योंकि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो 40 और 32 कितना 72। फोर्थ ऑप्शन जो है वो रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ एक दो कंसेप्ट आपने सीखे हैं, क्योंकि अभी पेपर के अंदर थोड़ा टाइम पड़ा है, तो इसीलिए हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपरों के अंदर पूछे गए थे। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे पेपरों की पीडीएफ मिलेगी। स्टेट के जितने भी पेपर है वो सारे आपको वहां पर दिए जाएंगे पिछले 3 साल के, और जो सीटी के ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसके सारे पेपर टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ग्रुप जो एसएससी जीडी का अगर आपने फॉर्म फिल किया है या करने वाले हो तो उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगी, उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, एसएससी जीडी के फॉर्म शायद अभी चल रहे हैं, और जो भी उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन उसके एलिजिबल है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको जीडी का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। बाकी क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, क्लास आपको कैसी लगी, क्या इस क्लास को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बाकी आप अलग अपनी राय जो वो दे सकते हैं कि किस तरह से हमें नेक्स्ट क्लासेस जो वो करनी चाहिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स करोगे उसी तरह से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। और बहुत जल्दी हरियाणा जीके की एक स्पेशल सीरीज शुरू करेंगे जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम एक क्लास में कवर करेंगे, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हो ना, ग्रुप सी के अंदर जो क्वेश्चन आए थे, ग्रुप डी के अंदर भी पूछा जाएगा, स्टेट के अंदर भी पूछा जाएगा, उन सभी के लिए भी एक क्लास हम करने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।